हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशीष चौधरी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 17 है। दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का विशाल मैदान पढ़ रहे हैं। उसी को हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में उत्तर के विशाल मैदान के बारे में देखा कि कैसे उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन कैसे हुआ है। इसके अलावा हमने देखा कि उत्तर के विशाल मैदान की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं व उसके क्या महत्व हैं। आज हम देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण। तो उत्तर के विशाल मैदान का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से करते हैं। पहला है मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण। दूसरा है प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण। तो देखिए, मृदा की विशेषता व ढाल के आधार पर मैदान को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटते हैं। कई जगह हम इसको 4 भागों में देखते हैं, कई जगह हम इसको 7 भागों में देखते हैं, लेकिन हम देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान का जो वर्गीकरण है वो 8 भागों में कैसे करते हैं। तो देखिए, मृदा की विशेषता व ढाल के आधार पर उत्तर के मैदान का जो 8 महत्वपूर्ण भाग है, अगर हमने इन भागों को सीधे सीधे पढ़ना शुरू कर दिया तो हम लोग उसको भूल जाएंगे। अगर हम इसको कैसे ये बने हैं इसके आधार पर हम पढ़ेंगे तो इसको अधिक समय तक याद रखेंगे। देखिए, अगर हमने सीधा याद किया बांगर क्या होते हैं तो हम भूल जाएंगे, सीधा तराई क्या होते हैं तो हम भूल सकते हैं, ऐसी बावर, ऐसी खादर। अगर हम ये देखेंगे कि बावर का निर्माण कैसे हुआ है, तराई का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे ये बने हैं, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण व इसकी मिट्टी की विशेषता कैसे अलग अलग हुई है। तो देखिए, ये जो है एरिया वो है उत्तर का मैदान। उत्तर का जो मैदान है इसका निर्माण जो हुआ है वो उत्तर के हिमालय से हुआ है। उत्तर के हिमालय से ही उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो देखिए कैसे हुआ है, तो इसको बारीकी से समझते हैं। अगर हमने एक बार ये समझ लिया कि किस तरह से इस मैदान का निर्माण हुआ है तो हमें कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए, उत्तर का जो हिमालय है वह उसकी जो ऊंचाई है बहुत ही अधिक है, उसमें कई ग्लेशियर पाए जाते हैं और जहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं वहाँ पर नदियों का निर्माण होता है, नदियों की उत्पत्ति होती है। तो हिमालय में भी ग्लेशियरों की वजह से कई सारी नदियाँ पाई जाती हैं, कई सारी नदियों का निर्माण होता है। तो जितनी भी नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं वह दक्षिण की ओर बहती हैं। हिमालय की जितनी भी नदियाँ हैं, अधिकतर नदियाँ जो हैं वह दक्षिण की ओर बहती हैं, भारत की ओर आती हैं। तो नदियाँ जो होती हैं हिमालय में युवा अवस्था में होती हैं। युवा अवस्था का मतलब है कि वहाँ पर बहुत ही तेज़ रफ्तार में बहती हैं। तेज़ रफ्तार में क्यों बहती हैं? क्योंकि वहाँ पर ढलान होता है, ढाल होता है, और जहाँ पर ढाल होता है वहाँ पर पानी जो होता है बहुत ही तेज़ रफ्तार में बहता है। तो देखिए, जब ये नदियाँ हिमालय में ऊपर होती हैं तो वहाँ पर ये बहुत तेज़ रफ्तार में बहती हैं, युवावस्था में होती है। इस वजह से इसके बीच में जो चीज़ भी आती है, चाहे वो चट्टान हो, चाहे वो पत्थर हो, कोई भी चीज़ आती है वह हटाते चले आती है या फिर अपने साथ लेकर चली आती है। तो जब नदियाँ नीचे ढाल की ओर आती हैं, जब वो नीचे ढाल की ओर आती हैं तो बीच में कई बड़े बड़े चट्टान, कई बड़े बड़े पत्थर पड़ते हैं। तो नदियों का काम क्या होता है कि यह उन चट्टानों को या तो हटा देती हैं या वो अपने साथ लेकर चली आती हैं। तो जब नदियाँ अपने साथ लेकर इन चट्टानों को आएंगी तो क्या होगी, जब तक ये ढलान होगी, जब तक ये ढाल होगा तब तक ये चट्टानें बहेंगी। बाकी जब ये मैदान आएगा तो ये यहाँ पर रुक जाती हैं, क्योंकि पत्थरों को नीचे जाने के लिए ढाल ज़रूरी है। पानी के लिए ढाल ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा चट्टानों के लिए है। तो देखिए, जो इसकी संरचना है वो कुछ ऐसी है। ये बृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय है, ये शिवालिक है और ये उत्तर का मैदान है। तो शिवालिक
से यहाँ पर जब नदियाँ आती हैं तो ये अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानें लाती हैं और चट्टानों को यहाँ बिछा देती हैं, यहाँ पर बिछा देती हैं या फिर वहाँ पर रोक देती हैं। तो नदियाँ क्या होती हैं कि जब नदियाँ यहाँ से तेज़ रफ्तार में आती हैं तो यहाँ पर इन चट्टानों को लाती हैं और यहाँ से आगे नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पर चट्टानों को बहने के लिए ढाल नहीं है, बल्कि यहाँ पर समतल मैदान आ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि पानी जो होता है वह ढाल से आता है, बहुत ही तेज़ रफ्तार से आता है। जब तेज़ रफ्तार से कहीं पर हम पानी गिराते हैं तो वहाँ पर जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक भी नहीं बचते हैं। इसी तरह शिवालिक का जो जहाँ पर ढाल समाप्त होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानें ही मिलती हैं, छोटी छोटी जो अवसाद होते हैं वह इस बेल्ट से आगे चले जाते हैं, इस बेल्ट से आगे चले जाते हैं। इस बेल्ट के बाद छोटे छोटे अवसाद मिलते हैं। तो देखिए, इससे हम इतना समझते हैं कि शिवालिक जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ से एक चौड़ी जो पट्टी होती है वहाँ पर पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं। उसको हम कहते हैं भावर प्रदेश, भावर बेल्ट, भावर पट्टी, जहाँ पर केवल चट्टान ही चट्टान पाई जाती है। उसके नीचे अवसाद भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो कण होते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं। वो इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि पानी की तेज़ रफ्तार की वजह से यह जो अवसाद होते हैं वह आगे की ओर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही यह बेल्ट समाप्त होती है चट्टानों वाली, फिर हम देखते हैं कि छोटे छोटे अवसाद मिलते हैं जो कि एक बड़ी चौड़ी पट्टी में फैले हुए होते हैं। और हम देखते हैं ये जो प्रोसेस है ये कई हज़ारों लाखों सालों से चल रही है। तो जैसे ही ये चट्टान समाप्त होती हैं एक दूसरी चट्टान, एक दूसरी बेल्ट आती है जो कि दलदली होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी एकदम से निकल आता है और जब पानी निकलेगा तो नीचे ये कई सालों से वहीं पर जमा है। इस वजह से इन चट्टानों के बाद जो एक क्षेत्र मिलता है वो बहुत ही दलदली क्षेत्र होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जून का महीना आता है तो जून के महीने में बारिश होना शुरू हो जाती है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में हम देखते हैं कि असम में बाढ़ आ गई है, दिल्ली में बाढ़ आ गई है, बिहार में बाढ़ आ गई है, यूपी के कई ज़िलों में बाढ़ आ गई है और केरल में। ये जो एरिया हैं ये हमेशा बाढ़ से क्षतिग्रस्त रहते हैं। तो देखिए, इस बाढ़ के क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ एक मृदा का भी निर्माण होता है। तो देखिए कैसे होता है, जब भी बारिश तेज़ होती है तो जो नदी की रास्ता होती है, तो जब तेज़ बारिश की वजह से जो नदी बहती है उसके ऊपर पानी आ जाता है। जब ऊपर पानी आ जाता है तो जो पानी है वह मैदानों में जाना शुरू कर देता है, मैदानों में, खेतों में जाना शुरू कर देता है, शहरों में रहता ही है, इसके बाद गांव में भी जाना शुरू कर देता है। तो ये जो पानी है, जब यह पानी खेतों में जाना शुरू कर देता है या फिर मैदानों में जाना शुरू कर देता है और जैसे ही ये बाढ़ समाप्त होती है पानी वापस चला आता है, तो इसके बाद क्या होता है कि जहाँ पर ये पानी गया था वहाँ पर एक परत चढ़ा दी उसने। परत चढ़ाने का मतलब है वहाँ की मृदा को उपजाऊ कर दिया है। तो इससे हम समझते हैं अगर यह नदी है, पानी हमेशा इतना ही बहता है, अगर बाढ़ आ जाती है तो पानी का जो स्तर है, लेवल है, वो यहाँ पहुँच जाता है। तो इतनी जो मृदा है, इस मृदा को उसने बहुत ही उपजाऊ कर दिया। तो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है और यहाँ की प्रोडक्टिविटी से बहुत ही अधिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मृदा जो है वो नई आ गई है, उपजाऊ मृदा आ गई है। इस वजह से यहाँ की उत्पादकता अधिक रहेगी, किसके अपेक्षा? यहाँ की अपेक्षा। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं जहाँ पर हर साल बाढ़ में जो भीग जाती है पर नई परत चढ़ जाती है उसको हम कहते हैं खादर। और वह क्षेत्र जहाँ पर पानी कभी नहीं पहुँच पाता उसको कहते हैं हम बांगर, उसको कहते हैं हम बांगर। तो अब हम समझते हैं उत्तर के विशाल मैदान का मिट्टी की विशेषता के आधार पर उसका वर्गीकरण। तो देखिए, पहला है भावर क्षेत्र। तो देखिए, भावर क्षेत्र का जो नाम है
वह वहाँ की एक स्थानीय घास है। भावर क्षेत्र का जो नाम है वह एक वहाँ की स्थानीय घास है, उसका नाम है यूलालियोप्सिस बिनाता। यूलालियोप्सिस बिनाता जो है वहाँ की एक स्थानीय घास है, उसी के नाम पर भावर का नाम पड़ा। और इस घास से रस्सियाँ व कई प्रकार के कागज़ों का निर्माण किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भावर का मैदान शिवालिक के दक्षिण में पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। देखिए ये जो है ये शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी है। तो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में ये है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम यह एक पट्टीनुमा फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भावर का विस्तार जम्मू डिवीजन से असम तक, जम्मू डिवीजन से असम तक 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर औसतन चौड़ाई पट्टी के रूप में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भावर का मैदान भी पूरब की ओर सकरा है, पश्चिम की ओर फैला हुआ है। यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई बहुत ही अधिक है इसकी अपेक्षा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो बेल्ट है वो पश्चिम की ओर फैली हुई है, उसकी जो पट्टी जो है औसतन चौड़ाई है वो अधिक है, किसके अपेक्षा? पूरब की अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिमालय व शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली नदियों का मैदान। देखो जो उत्तर के मैदान में जितनी भी नदियाँ आती हैं वह सभी हिमालय व शिवालिक श्रेणी से निकलती हैं। भावर के मैदान में अवसाद छोड़ती हैं। अवसाद में कंकड़, मोटे बालू की रेत, पत्थर के रूप में निक्षेप जमा होते हैं। तो देखिए उत्तर का जो मैदान है उसमें जो सबसे उत्तर में जो बेल्ट है उसको हम कहते हैं भावर। तो भावर में इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का जमा होता है, यहाँ पर डिपॉजिट होता है। उसमें क्या क्या होता है? तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं और मोटी रेत होती है जो कि यहाँ पर जमा होती है, जमा होकर भावर जैसे प्रदेश का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी वजह से देखिए जहाँ पर ये बड़े बड़े चट्टान जमा होती हैं, चट्टान जब जमा हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ी चट्टानों का निर्माण करती हैं। तो देखिए इसी वजह से यहाँ पर परागम चट्टानों का निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि परागम चट्टानों का निर्माण कहाँ होता है तो हम कह सकते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान की सबसे उत्तरी जो पट्टी है उसको हम कहते हैं भावर प्रदेश। तो परागम चट्टानों का जो निर्माण है वो भावर प्रदेशों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भावर के प्रदेशों में मिट्टी परतों, रेत में पानी छनता रहता है। तो देखिए भावर जो प्रदेश है वहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, उसके नीचे बहुत अधिक जगह होती है। तो भावर के प्रदेशों में मिट्टी परतों, रेत में पानी छनता रहता है, इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। अगर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, अगर ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और यहाँ से पानी आ रहा है तो ये पानी यहीं से ही निकल जाएगा और ना कि यहाँ तक आएगा। हिमालय से निकलने वाली कई प्रकार की नदियाँ हैं, उन नदियों में कई छोटी नदियाँ हैं, कई बड़ी नदियाँ हैं। तो जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जिनकी धारा छोटी छोटी होती है वह नदियाँ इन्हीं चट्टानों के नीचे से निकल के चली जाती हैं। और जो बड़ी नदियाँ होती हैं जो कि अपने साथ बड़ी भारी मात्रा में जल लाती हैं, पानी लाती हैं, वह ऊपर से बहती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर के हिमालय व शिवालिक श्रेणी से बहने वाली नदियाँ जो कि छोटी होती हैं तो वह इन चट्टानों में अदृश्य हो जाती हैं, क्योंकि पानी जो होता है वो नीचे से बहता है। दूसरा, जो नदियाँ बड़ी होती हैं जो कि अपने साथ बड़ी भारी मात्रा में जल लाती हैं वह इसके ऊपर बहती हैं या फिर अदृश्य नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इससे शिवालिक का जडोल पंख की उपमा दी गई है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जडोल पंख की उपमा किसे दी गई है तो भावर प्रदेश को जडोल पंख की उपमा दी गई है। देखिए मृदा की विशेषता व ढाल के आधार पर मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। पहला हमने देखा भावर को, अब हम देखते हैं
तराई मैदान को। तो देखिए तराई मैदान का जो निर्माण है वो है शिवालिक से आने वाली नदियां अपने साथ अवसाद लाती हैं, अवसाद को बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ जमा कर देती हैं। इसके बाद जो छोटे छोटे महीन अवसाद होते हैं वह इन चट्टानों से निकल कर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर जमा हो जाते हैं और तराई मैदान का निर्माण करते हैं, तराई मैदान का निर्माण करते हैं। तो देखिए तराई मैदान को देखते हैं हम। तो देखिए भावर पेटी के दक्षिण में समानांतर पूरब से पश्चिम फैली हुई पेटी है। भावर प्रदेश के दक्षिण में पूरब से पश्चिम की ओर समानांतर फैली हुई यह एक पेटी है जो कि लगभग 16 से 30 किलोमीटर, यह एक चौड़ी पट्टी है जो कि 15 से 16 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक एक चौड़ी पट्टी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भावर प्रदेश में लुप्त नदियां तराई मैदान में प्रकट हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ क्या था कि जो शिवालिक से आने वाली नदियां हैं वह इन चट्टानों में लुप्त हो जाती थीं और जैसे ही ये चट्टानें समाप्त होती हैं महीन अवसाद वाला मैदान आता है, वहाँ पर ये नदियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पर कह सकते हैं हम उसको प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। तो तराई मैदानों में वो सभी नदियाँ प्रकट हो जाती हैं जो भावर प्रदेशों में लुप्त हो गई थीं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर महीन अवसाद पाए जाते हैं, ना कि चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ निम्न समतल प्रदेश है। निम्न समतल प्रदेश का मतलब है कि जैसे ही हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते जाते हैं यहाँ पर जो ढाल होता है वह कम होते जाता है। तो तराई मैदान जो है वह निम्न समतल का मैदान कहलाता है, जहाँ नदियाँ पानी फैलकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। यहाँ पर जो मैदान होता है वह समतल होता है, इस वजह से नदियों को ढाल नहीं मिल पाता है। जब नदियों को ढाल नहीं मिल पाएगा तो नदियों का काम क्या है, जहाँ पर भी उसको ढाल मिलेगा वो वहाँ पर बहना शुरू कर देती हैं। इसलिए यहाँ पर नदियाँ अपने रास्ते को बदलती रहती हैं या फिर यहाँ पर नदियाँ जहाँ ढाल मिले वहाँ बहती हैं। इस वजह से वह दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती है, यहाँ पर दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर नदियों के निक्षेप जडोल के कण भावर की अपेक्षा छोटे होते हैं। देखिए पहले ही हमने देखा कि जहाँ पर जो कण होते हैं चट्टानों के वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद जैसे ही हम दक्षिण में आते हैं तो ये छोटे छोटे कण पानी के उसके वजह से छन जाते हैं और ये कण दक्षिण की ओर चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तराई मैदान के जो कण हैं वो भावर प्रदेश से छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दलदली मृदा में वनस्पति घने वन वन्यजीव प्राणियों का अधिक संख्या होती है। तो देखिए जहाँ पर दलदली क्षेत्र रहेगा, पानी रहेगा, वहाँ पर वनस्पतियाँ आएंगी। जब वहाँ पर वनस्पतियाँ आएंगी तो वहाँ पर वन्यजीव रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि तराई प्रदेश जो है वो बहुत ही वनों से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ पर जब वन पाए जाते हैं तो यहाँ पर अधिक मात्रा में वन्यजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भावर क्षेत्र में अधिक आर्द्रता के कारण मच्छरों की जो संख्या होती बहुत ही अधिक होती है। तराई जो प्रदेश है यहाँ पर दलदली के कारण यहाँ पर बड़ी मात्रा में मच्छरों की संख्या पाई जाती है। जब यहाँ पर मच्छर पाए जाएंगे तो मलेरिया जैसी बीमारी फैलती ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भावर क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। तो देखिए जो भावर प्रदेश है इस प्रदेश में दलदली क्षेत्र पाया जाता है। दलदली क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं। जब कृषि कार्य नहीं किए जाएंगे तो अब क्या है कि टेक्नोलॉजी को देखते हुए वर्तमान में इस क्षेत्र को दलदली में जो जितनी भी खेती की जाती हैं, जितनी भी फसलें की जाती हैं, उन फसलों को यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तराई क्षेत्र में कृषि कार्य शुरू कर दिया गया है। जो फसलें इन दलदली क्षेत्र में होती हैं उन फसलों को यहाँ पर बोना शुरू कर दिया है। तो अभी आज हमने मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर 8 भागों में भावर व तराई को देखा। आने वाली क्लास में हम
बांगर, खादर और इसके अलावा 4 छोटी छोटी भू आकृतियों को भी देखेंगे, कैसे उनका निर्माण हुआ, क्या उनको कहते हैं। तो चलिए बने रहिए, धन्यवाद।